Dear students, today we are going to consider one more 20 questions from the series of literary terms. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर टीजीटी और पीजीटी लिटरेरी टर्म्स का बहुत महत्व है। तो इस पद्धति से जब आप पीडीएफ को तैयार करके करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्वेश्चनर होता है, प्रश्नावली, और उसको डिस्कस करते हुए हल करते हुए उसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो ईजिली बाय दिस वे इट मे बी द काज ऑफ इनकल्केशन इन योर माइंड्स. Easily you can inculcate all the facts regarding literary terms. So now let us see question number 81. In which country was Romanticism associated with an innovative aesthetic creed? पहले समझ लें, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस मुल्क में रोमांसवाद का जो जुड़ाव है वो इनोवेटरी एस्थेटिक क्रीड से था, अर्थात एक नवीन कविता का जो कला आर्ट्स फॉर आर्ट शेक की वकालत करती थी, जिसमें एस्थेटिक क्रीड की बात होती थी, जिसमें सौंदर्य बोध की बात होती थी। किसी भी, जैसे हमने एस्थेटिक मूवमेंट पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था एस्थेटिसिज्म का मतलब होता सौंदर्यवाद। सौंदर्यवाद इस सेंस में कि जो आर्ट्स फॉर आर्ट से कला के लिए, अर्थात जिसके द्वारा हम किसी कला को व्यवस्थित रूप से साहित्य के माध्यम से, क्योंकि साहित्य के सृजन की बात है, तो यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म का वर्चस्व है, इनोवेटरी एक नवीन विचारधारा सौंदर्यवाद की, वो फ्रांस में शुरू हुई। तो इसका पहला जो 81 का आंसर है वो होगा फ्रांस, यानी कि क्या होगा, सी होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैरोल्ड ब्लूम इज ए लीडिंग मेंबर ऑफ द सो कॉल्ड। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हैरोल्ड ब्लूम है वो लीडिंग मेंबर था, ना तो ऑक्सफोर्ड स्कूल लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मतलब है, ना कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मतलब है, लंदन स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इससे भी नहीं मतलब है, एल स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये एल स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी more prestigious rather than एल यूनिवर्सिटी, तो कलोक्वियल लैंग्वेज में उसको एल स्कूल कहा जाता था, जो उस विद्वत मंडल में, देखिए स्कूल शब्द जब आता है, मेटाफिजिकल स्कूल, ग्रेवयार्ड स्कूल, और कोई भी कैरोलाइन का या जो भी आप विद्वत मंडल होता है उसको स्कूल कह के कहते हैं, एक एसोसिएशन। तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो द ग्रुप ऑफ लिटरेरी स्कॉलर्स है, जो हाई प्रोफाइल लिटरेरी स्कॉलर्स, वो एल स्कूल से एसोसिएटेड थे। अब जैसे उसमें हैरोल्ड ब्लूम का लीडिंग मेंबर के रूप में बहुत से थे, जैसे उसमें एक था सुसैना फेलमैन, और उसके अलावा एक पॉल डेमैन करके थे, जेफ्रे हॉल्टमैन थे, और जे मिलर करते थे, या जे हिलिस मिलर उनका नाम था, और हैरोल्ड ब्लूम। ये एल स्कूल जो है वो 1960s के दशक में और अर्ली 1980s के दशक में इंग्लैंड में इसका वर्चस्व था, और इसमें साहित्यिक समीक्षा, आलोचना, समालोचना, उसके लिए एक संस्था थी। यद्यप उसमें क्रिटिक्स भी थे,
फिलोसफर्स भी थे ग्रुप में और थ्योरिस्ट्स भी थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में पर्टेनिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर जो हैरोल्ड ब्लूम इज ए लीडिंग मेंबर ऑफ द सो-कॉल्ड, तो वो येल स्कूल के थे, और भी जो थे उनमें से ये भी एक प्रमुख वो थे। कौन सा? येल स्कूल। तो इसलिए इसमें आप डालेंगे येल स्कूल, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में इन द फ्यूडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड individual's perception of reality, awareness of the surroundings, enlightenment view of individualism और individual's role in society। तो फ्यूडियन कॉन्टेक्स्ट में जब बात आती है तो फ्यूडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्शियसनेस है, चेतना का की अवधारणा, वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी के संदर्भ में होता है। यानी वैयक्तिक जो परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है किसी तथ्य का, वास्तविकता का वैयक्तिक परीक्षण, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो एक परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, अनुभव है, वो जो है फ्यूडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्शियसनेस को कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। कौन सा होगा? ये, यानी ए। इसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कहता है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ कल्चर एंड एनार्की। तो देखिए, कल्चर एंड एनार्की ये एक पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता और राजनीतिक विज्ञान के उसमें इसका एक ऐसे के रूप में, जैसे इसमें एन ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, एन ऐसे आर पॉलिटिकल एनार्की, एन ऐसे आर पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज, और फिर दिया गया नन ऑफ दीज। तो ये राजनीतिक और सामाजिक जो समीक्षा है उस पर इस कल्चर एंड एनार्की का उपशीर्षक है, दूसरा नाम है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कल्चर एंड एनार्की का एन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए 85 में कह रहा है कि हु यूज द टर्म हाई डिस्डेन। हाई डिस्डेन का जो टर्म की बात आई वो मिल्टन के लिए आई है। जॉन मिल्टन ने इस शब्द को हाई डिस्डेन, उच्च डिस्डेन, यानी कि एक नकार देना, उसको अस्वीकार कर देना, ये जो भाव है ये मिल्टन का है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हाई डिस्डेन अर्थात मिल्टन। कौन होगा? मिल्टन। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। आज हम लोग इसमें 80 हो चुके थे, 20 और देखेंगे, यानी 100 कुल देखेंगे। Who said language may be defined as the expression of thought by means of speech sounds। किसने ये कहा था कि जो भाषा है वो may be defined, उसको परिभाषित किया जा सकता है as the expression of thought, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में, बाई मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, जो भाषण की जो वक्तृत्व कला है उसकी ध्वनि पर, यानी भाषण की कला पर। तो मैं आपको बताऊं कि ये भी एक क्रिटिक थे हेनरी स्वीट, उन्होंने एक तथ्य कहा था, इसको आप देख लें। सी पार्ट हेनरी स्वीट। कौन थे? हेनरी स्वीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कि टेट्रामीटर। अब देखिए टेट्रामीटर कंप्राइजेज ए लाइन। टेट्रामीटर जो लाइन होती है उसमें कंप्राइज होती लाइन विद 4 आईएम्बस के साथ, 8 उसमें सिलेबल्स होते हैं, तो 4 आईएम्बस के साथ होती है। इसको आप समझ लें, यानी क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन।
अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इसके बाद 88 देखते हैं कि इन विच डिकेड ऑफ 20th century did the group of the novelists commonly known as angry young men। देखिए, एंग्री यंग मैन, एग्रेसिव मैन अपीयर जो प्रकट हुए वो 50s मतलब 1950s के दशक में। तो 1950s के दशक में कौन सा हो जाएगा? डी, ये डी। इसके पश्चात विच 89 क्वेश्चन देखते हैं कि विच एज इज जनरली कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो देखिए, ऑगस्टन एज कहो, नियो क्लासिकल एज कहो, या उसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहो, वो 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखें। लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड्स इट टू इट्स पर्पज वाज सेट बाय। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट कि साहित्य हमेशा एंटिसिपेट्स करता है लाइफ को, जीवन में पूर्व अनुमान करता है कि डज नॉट कॉपी, ये कोई नकल नहीं, बट मोल्ड्स इट टू पर्पज के हिसाब से इसमें परिवर्तन लाया जाता है। और उसके बाद कह दिया टू इट्स पर्पज, और ये कथन किसका है? तो आप लोग वो इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कहते हैं कि ऑस्कर विल्डे ने कहा था। किसने कहा? ऑस्कर विल्डे। तो ये इसको एज इट इज कंठस्थ कर लें, ऑस्कर विल्डे ने ये कहा था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में व्हाट डिड द प्री-रैफाइट एम एट। जो प्री-रैफाइट या ब्रदरहुड जिसको हम कहते हैं, जिसमें डीजे रॉसेटी और मिलेस ये सब लोग थे, तो ये ग्रुप था। इस स्कॉलर्स में ब्रदरहुड 7 स्कॉलर्स थे, मैंने आपको पिछले उसमें डाला था वीडियो में। तो इसमें जो शोविंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटोन्स, यूनियन ऑफ द फ्लेश एंड द स्पिरिट, ऑल द अबव। तो देखिए, मध्ययुगीन युग की रुचियां दिखाई गई, इंटरेस्ट दिखाया गया मेडिवलिज्म में, मध्यकाल में इसमें था ही। फ्लेशली स्कूल के रूप में कहते थे पिक्टोरियल रियलिज्म, चित्रात्मक यथार्थ को, लेकिन सिंबॉलिक ओवरटोन के साथ। और इसमें शरीर और आत्मा के संगठन को दिखाया गया है, शरीर और आत्मा का, इसीलिए इसको फ्लेशली स्कूल भी कहते हैं। मतलब शरीर और आत्मा की बात, यानी शरीर का अस्तित्व आत्मा से है, आत्मा का जो मूर्त रूप है वो शरीर के द्वारा जस्टिफाई होता है या सिद्ध होता है। तो इसलिए यूनियन है फ्लेश और स्पिरिट की। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं प्री-रैफाइट्स उद्देश्य से। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल द अबव। क्या होगा? ऑल द अबव। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 92, जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ड्राइडन कॉमेडी बिगेट्स, अकॉर्डिंग टू ड्राइडन कॉमेडी बिगेट्स, मतलब कॉमेडी हमें ड्राइडन के अनुसार क्या देती है? तो क्रिटिकल प्लेजर की बात, डिवाइन प्लेजर, मैलिशियस प्लेजर और इरेसिस्टिबल जो इरेसिस्टिबल प्लेजर है या क्रिटिकल, तो क्रिटिकल और डिवाइन की तो बात नहीं है। अब मैलिशियस प्लेजर, और देखिए एक ऐसा मैलिशियस जिसमें द्वेष का भाव, ये प्लेजर कॉमेडी हमें देती, ये कमेंट की थी ड्राइडन ने। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मैलिशियस प्लेजर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 94। एडवर्ड हर्बर्ट इज नोन टू बी द फादर ऑफ। अब एडवर्ड हर्बर्ट की बात आई थी तो मैंने आपको, इनका नाम पहले भी आया है, सभी लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डीज्म, दैवीवाद यानी डीज्म की बात आई थी।
तो उसमें बी ऑप्शन सही ठहर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। फिर आया व्हाट वाज डॉक्टर जॉनसन्स ओपिनियन ऑन लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का मत की राय काव्य की भाषा के ऊपर क्या है? तो उनका इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द लर्नेड, इट शुड बी सबलाइम पोएटिक लैंग्वेज। तो इसमें इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द लर्नेड ये टिप्पणी की थी, तो इसको देख लें आप लोग, बी पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। हु इज बिलीव्ड टू बी द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरचनावाद के ये एक जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की दृष्टि से स्ट्रक्चरलिज्म बहुत, इसको फर्डिनेंड डे सासर ने इसको शुरू किया था और संरचनावाद एक फिलॉसफी को फर्डिनेंड डे सासर, इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? फर्डिनेंड डे सासर, अर्थात ये बी। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर देखें 97। हु रोट ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोसोडी। तो इसमें आया कि किसने इंग्लिश प्रोसोडी की 1906 से 21 के बीच में लिखा। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है 97 में। और आप देखें ये जो हिस्ट्री ऑफ प्रोसोडी है, इंग्लिश प्रोसोडी, अंग्रेजी छंद शास्त्र का इतिहास, वो जॉर्ज एडवर्ड सेंट्सबरी ने लिखा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है बी। फिर हु एमंग द फॉलोइंग में बी डिस्क्राइब्ड एज ए नेचुरलिस्ट। तो इसमें नेचुरलिस्ट तो शाह, ये तो प्रॉब्लम प्ले राइट है। ऑल्डस हक्सले, ये जैसे इन्होंने लिखा द ट्रेजेडी एंड द होल ट्रूथ, तो ये यथार्थवादी है। नोएल कॉबर्ट, नन ऑफ दीज, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 99। आज 100 क्वेश्चन तक देखने हैं। 99 है कि पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ। इसमें जो है पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो ग्रंथ है उसमें प्रदर्शित किया है, उसमें प्रभाव होरेस का और बॉली दोनों का मिलता है, होरेस और बॉली। इसलिए डी, कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग देखें, डी ऑप्शन, अर्थात बोथ ए एंड बी। और लास्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज वन कंसर्न्ड विद कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी। जहां तक इम्पर्सनैलिटी, जिसमें जो भी पर्सनैलिटी ना, मतलब अपने से नहीं जुड़ा हो, इम्पर्सन हो सबके लिए, तो आप जानते हो कि टी.एस. इलियट वाज ए कॉम्प्लेक्स पोएट, टी.एस. इलियट वाज ए डिफिकल्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज। ये कई BA में पढ़ाया जाता है। और हु एमंग द फॉलोइंग इज वन मोस्ट कंसर्न्ड विद द, तो ये जो कंसर्न है वो टी.एस. इलियट से इसका संबंध है इम्पर्सनैलिटी का, अवैयक्तिकता, जिसमें व्यक्तित्व की नहीं अवैयक्तिकता की बात होती है। टी.एस. इलियट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, इसलिए इसका आंसर एप्रोप्रिएट होगा टी.एस. इलियट। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग इसके बाद आगे 100 क्वेश्चन के ऊपर अगले सीरीज में देखेंगे, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।